दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कल अनाउंस किया गया कि हमारे देश में 4 स्टेट्स और एक यूटी में 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं असेंबली इलेक्शंस। तो हमें एक तो ध्यान रखने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। नंबर 2, अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें देखो एक एक तो क्या है, असम, पुदुचेरी और केरला, ये तीनों का तो एक एक फेज में इलेक्शन होगा और वो हो जाएगा 9 अप्रैल को। और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 23 अप्रैल को हो जाएगा। और ऑन द कंट्रेरी ये सारी हो गए। फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर 2 फेजेस में इलेक्शन होगा और वो इलेक्शन होंगे, पहला फेज तो 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को। तो अभी हम देखें तो असम में देखो 126 सीट्स के लिए वोटिंग होगी, तो सिंगल फेज में काम हो जाएगा। एसआईआर के बाद में वोटर्स की संख्या घटी है, 2.52 करोड़ से घट के 2.5 करोड़ आ गया। इसका मतलब फिल्ट्रेशन तो हुआ है। फिर आ जाइए पुदुचेरी में, तो वहां पर भी देखें तो 30 सीटों के लिए ही होगा, ये यूटी होगी, आपको ध्यान है, जिसमें कराईकल, माहे, यनम, पुदुचेरी खुद, ये टेरिटरी साथ में आ जाती हैं। ठीक है, तो 9 अप्रैल को होगा। यहां पर भी वोटर्स की संख्या घटी है एसआईआर के बाद में। केरला में 140 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे। वहां की बात करें तो वहां पर भी वोटर्स, लगभग 8 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है। ठीक है, फिर तमिलनाडु की बात करें तो 34 सीट्स पे इलेक्शन होंगे। वहां पर भी 6.41 करोड़ से घट करके वोटर्स हो गए 5.67 करोड़। इसके अलावा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में होंगे 2 फेजेस में इलेक्शन, जहां पर 152 सीट्स के लिए तो पहले फेज में और 142 सीट्स के लिए दूसरे फेज में इलेक्शन होंगे। और यहां पर वोटर्स की संख्या की बात करें तो 7.66 करोड़ से घट के 6.44 करोड़ हो गया। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, टोटल 17.4 करोड़ वोटर्स वोट करने वाले हैं और फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना वो एक साथ ही डिक्लेयर होगा 4 मई को। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ही ये वोटिंग का जो प्रोसेस अनाउंस हुआ है कि हाँ जी भी 16 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है ये भी फाइनल कर दी गई है। तो आप ध्यान रखिए, जिस दिन डेट इलेक्शन की या फिर कहीं नॉमिनेशन की नोटिफाई कर दी जाती है ना, आप मान के चल, जैसे कल अनाउंस हो गया था कि हाँ भाई ये इलेक्शन का शेड्यूल रहेगा, उसी टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अनाउंस हो जाता है। इसका मतलब है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी मॉनिटरिंग करेगा अलग अलग पार्टीज की एक्टिविटीज के ऊपर कि कोई कहीं पर फ्रीबीज बांट करके अपने वोट्स को अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं पर जो गाइडलाइंस है उनको वायलेशन में तो नहीं ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पिछले 12 महीनों में हमने 30 के लगभग नए चेंजेस किए हैं, नए नए मेजर्स लिए हैं। उनमें से एक मेजर था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसके बारे में हमें सबको पता है ही। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आर्टिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है, देखो, NSQC मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस कमेटी की 48वीं मीटिंग हुई 12 मार्च को, और उसमें रिव्यू किया गया कि क्या हमारे यहाँ पर वोकेशनल जो स्किल्स दी जाती हैं, वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है जो कि रेडी टू जॉब है ना, आप अपने काम को करके अपनी अर्निंग के लिए काम कर सकें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको क्वालिफिकेशन दी जा रही है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, उनको यहाँ पर रिव्यू किया गया है कि भाई कहाँ पर हम चल रहे हैं और क्या आज के समय की वर्कफोर्स के अंदर स्किल सेट होनी चाहिए। तो देखा जाए तो इस मीटिंग को लीड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो सेक्रेटरी हैं वो, और साथ में जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है ना, जो वो उसके जो चेयरपर्सन है वो भी साथ में इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बातचीत किस मामले में हुई, एक तो देखो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस इश्यू किए जाते हैं, उनमें 43 क्वालिफिकेशंस को रिव्यू करना था कि क्या हम अप टू द मार्क काम कर रहे हैं कि नहीं, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स की जॉब के लिए जिस तरीके के इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज रन करा रहे हैं वो सही है या उनको और इंप्रूव करने की जरूरत है। साथ ही साथ माइक्रो क्रेडेंशियल्स, इन पे ध्यान दिया गया। टोटल अगर देखें तो 18 NCVET मतलब नेशनल जो आपका वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेगमेंट है उसके द्वारा जो डिफरेंट एंटिटीज के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, उनको रिव्यू करने का काम, जिससे कि टाइमली मैनर में हम चीजों को अपडेट कर सके। साथ ही इसमें मेन टारगेट होता है कि हमारे यहाँ पर वर्क फोर्स को आज के लेबर मार्केट के हिसाब से तैयार कर सके। अब देख लेते हैं नेशनल स्किल काउंसिल स्किल क्वालिफिकेशंस कमेटी की बात करें। ये देखो एपेक्स बॉडी है जो कि हमारे देश में
जो भी आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल, जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं ट्रेनिंग के लिए या जॉब स्टैंडर्ड्स के लिए, वो काम करती है, जिससे कि स्किलफुल हमारी मैन पावर डेवलप हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर सकें। इसको लीड कौन करते हैं? चेयरमैन होते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के, जो कि हमारे यहां पर आप देखोगे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, ये ऑटोनॉमस एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में काम करती है, ध्यान रख लेना। फंक्शन है, देख लो, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करना। मैंने बताया कि कैसे हमारे यहाँ पर वर्कफोर्स को डेवलप करना है, उनको सर्टिफिकेट देना है जिससे कि वो रेडी टू जॉब हो जाए, जैसे आईटी सेगमेंट, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, इनमें काम करना। इसके अलावा क्वालिफिकेशन पैक्स डिसाइड करना कि हाँ भाई किसको किस तरीके की डिग्री इशू करनी है, जिससे कि वो डिग्री दिखाए और अपना स्किल सेट्स के बेसिस पर जॉब ले सके। साथ ही साथ इसमें रिकॉग्निशन किया जाता है प्रायोरिटी लर्निंग का। सिंपल बात है कि किस तरीके से हमें एंट्री लेवल पे एक इंडिविजुअल को जॉब के हिसाब से तैयार करना है, जिससे कि वो जॉब ले सके, फिर फर्दर अपने जॉब के साथ साथ में अपग्रेड खुद को करता जाए। तो ये होगी आपकी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। और फिर नाम आया था हमारे एक और एंटिटी का, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है। 2018 में इसको स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? वोकेशनल एजुकेशन, अगेन मैं बता दूं, स्किल सेट प्रोवाइड करते हो जॉब के हिसाब से, ट्रेनिंग देते हो, उनको कैसे रेगुलेट करना है, ये डिसीजन इस अथॉरिटी का हो गया। रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई कहां पर कौन सी काउंसिल किस तरीके से अवार्ड इशू करेगी सर्टिफिकेशन के, अगर कोर्सेज की बात करें। साथ ही साथ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने का काम भी किया जाता है, अगर हम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की बात करें। फिर बात आ गई खर्ग आइलैंड की। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से खर्ग आइलैंड पर जो ईरान की जो भी वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड थी, उनको बॉम्बिंग करके और उनको भगा दिया गया। और खर्ग आइलैंड पे इस टाइम पर अगर देखें तो यूएसए ने कैप्चर कर लिया। ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कंडीशन हो गई है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में ये खर्ग आइलैंड का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि ईरान जितना तेल एक्सपोर्ट करता है उसका 90% खर्ग आइलैंड पोर्ट से ही वर्ल्ड ओवर सप्लाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम अब ट्रिगर हो चुकी है। ध्यान रखने वाली बात है कि 1979 में जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी ना, उससे पहले ये खर्ग आइलैंड यूएसए ही, शाह का रिजीम था ना उस टाइम पर, यूएसए के अंडर ही चलता था। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप की एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये खर्ग आइलैंड यूएसए के अंडर चला गया है। अब देखो, ये खर्ग आइलैंड शुरू से ही एक तरीके से ऐसा पोर्ट के तौर पे डेवलप नहीं हुआ था कि वहां पर ऑयल प्रोसेसिंग होगा, ऑयल को हम फिल करेंगे शिप्स के अंदर और फिर वहां पर लोडिंग होगी, फिर एक्सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं था। पहले क्या था, यहां पर अगर देखोगे तो एक रिवराइन पोर्ट है ईरान के अंदर जिसका नाम है अबादान पोर्ट, उस पोर्ट से पूरा काम हुआ करता था। लेकिन खर्ग आइलैंड वाला जो एरिया है, जो कि एक कोरल आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, उसको डेवलप किया गया जिससे कि थोड़ा सा और इजी टू मेंटेन हो सके। 1960-70s में इसको डेवलप किया गया था, लेकिन यूएसए की नजरें इस पे लगातार बनी हुई थी। वैसे देखो तो ये ईरान के मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें ये देखो अबदान आइलैंड, ये जो पोर्ट है यहां पर है, खोमेनी पोर्ट यहां पर है, बशीर या बशीर पोर्ट यहां पर आ गया, ठीक है, इसी शाहिद राजाई यहां पर आ गया, बंदर अब्बास आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, चाबार पोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, यहां पर बंदर अब्बास है, ये शाहिद बहोनर है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो बशीर के आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में यहां पर ये खर्ग आइलैंड की लोकेशन आ जाती है, ध्यान रख लेना है हमें। ये कोरल आइलैंड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखा जाए तो खर्ग आइलैंड में क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, इस वजह से वहां पर कुछ पॉपुलेशन को सस्टेन कराना भी पॉसिबल हो पाता है। इस वजह से फिर वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट किया गया, जहां पर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, लोडिंग टर्मिनल्स हैं और टैंकर बर्थ भी बने हुए हैं, ठीक है। यहां से जो नेचुरल गैस है वो तो पास होती है, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी यहां से ईरान एक्सपोर्ट किया करता है। ईरान जितना टोटल ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 90% खर्ग आइलैंड से होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई है वो अपने आप में बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ये हम समझ सकते हैं। इस टाइम पे मिलिट्री एस्केलेशन ने जियोपॉलिटिकल टेंशन तो क्रिएट की है, साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हुए एनर्जी मार्केट को भी कोलैप्स करने का काम कर दिया। फिर आता है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडेशन डे। देखो 11 मार्च 2026 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी स्थापना दिवस का 10वां दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया।
याद रख लेना, इस टाइम पे नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। एक तो क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना, और दूसरा एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ में एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करे। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन तो खुद है ही, प्लस साथ में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी हम बात करते रहते हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 10वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था ना 2015 में, वो हुआ था पेरिस मतलब फ्रांस में। उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए थे और उन्होंने फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ में लॉन्च किया था 2015 में। मेन टारगेट ये था कि इंटरनेशनली सोलर एनर्जी को, या फिर ओवरऑल हम अम्ब्रेला टर्म रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जिसमें मेन रोल सोलर एनर्जी का रहे। ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप गिने चुने या इकलौता एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जो कि हमारे देश में हेडक्वार्टर रखता है गुरुग्राम हरियाणा में। मेंबरशिप अभी के टाइम पे 120 के लगभग मेंबर सिग्नेटरी कंट्रीज हो चुके हैं, जिनका मेन टारगेट ये है कि हमें सोलर एनर्जी के एक्सपेंशन पे काम करना है। ठीक है, मेन टारगेट सोलर एनर्जी की तरफ जाना, और जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको कम करना। फोकस एरिया सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट, एनर्जी एक्सेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट। ये मेजर 4 इसके एरियाज, फोकस एरियाज हैं। अभी अगर देखें तो आपको कॉन्टिनेंटली अगर आप ध्यान दें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच का जो रीजन है वो किन किन कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, वहां पर आपको मेजर पार्टिसिपेशन दिखेगा। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो कि आपके छोटे मोटे अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और आइलैंड कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेंबरशिप की बात हो गई। स्ट्रेटेजिक पिलर देखो, फाइनेंस हब के तौर पे डेवलप करना। सीधी बात है, किसी भी तरफ अगर हम स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन लाना चाहें तो उसमें चाहिए होता है फाइनेंस। तो सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस देने का आईएसए काम करता है, उसके लिए हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। इसके अलावा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एंड डिजिटाइजेशन। जिस तरीके की परिस्थितियां आज बन रही है, हम चाहते हैं कि मेंबर कंट्रीज अपने यहां पर सोलर एनर्जी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, तो सीधी बात है वहां पर हमें कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी होगी, उनके साथ में डिजिटली एंगेज करना होगा, क्योंकि डिजिटली हम एंगेज करते हैं तो ऑटोनोमसली चीजों पे काम करना पॉसिबल होता है। इसके अलावा रीजनल एंड कंट्री लेवल एंगेजमेंट। एक कंट्री दूसरे कंट्री से, जो आईएसए के मेंबर कंट्रीज हैं, एक दूसरे से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप रीजन वाइज साउथ एशिया की बात कर लो, वेस्ट एशिया की बात करो, नॉर्थ अफ्रीका की बात करो, यहां पर जो कंट्रीज आ रहे हैं रीजन वाइज, उनके बीच में कोलैबोरेशन स्थापित करना। और फिर बाद में टेक्नोलॉजिकल रोड मैप और पॉलिसी। अल्टीमेटली कोई भी काम करना हो तो उस पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए, और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पिलर और आ जाता है। इसके अलावा आईएसए की एक 1000 स्ट्रेटेजी है। गांठ बांध लेना भाई, जब कभी भी आपको एनर्जी से रिलेटेड कुछ लिखना हो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 1000 स्ट्रेटेजी बहुत हेल्प करेगा। कैसे? मिशन स्टेटमेंट है, हर घर में, चाहे फिर वो गांव में हो, दूर दराज के किसी भी एरिया में हो, हर घर में सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में आपको पता ना सोलर चूल्हा और ये कितने फेमस रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी में किया जाएगा 2030 तक। फिर आता है एनर्जी एक्सेस गोल, ज्यादा भी नहीं तो 1 बिलियन, जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें 1 बिलियन लोग क्लीन एनर्जी एक्सेस एटलीस्ट करना स्टार्ट कर दें। सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन, 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, वो भी सोलर एनर्जी की बेसिस पे ग्लोबली। और क्लाइमेट इंपैक्ट, ज्यादा भी नहीं तो इस रिन्यूएबल एनर्जी मूवमेंट के चलते जितना कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली हम एमिट करते हैं उसमें 1000 मिलियन टन का रिडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से लॉन्च हो रखे हैं, जैसे कि सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, जहां पर स्किल सेट डेवलप किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर फेलोशिप प्रोग्राम, जहां पर करियर जो इंडिविजुअल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको फिर वहां पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट, यहां पर सिंपल सी बात है कि सन हमें पता है कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करता है, तो जहां जहां पर भी सन की प्रेजेंस हो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की जाए, और फिर उसको इंटरकनेक्टेडली अलग अलग ग्रिड्स जो अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ ज्वाइन करके लगातार सप्लाई इंश्योर करने का काम किया जाए। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, सीधी बात है,
आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्राइवेट और कॉमर्शियल सेगमेंट को अट्रैक्ट करने का काम। और फिर एक सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज, इसका मतलब जिस तरीके से मेंबर कंट्रीज में हम एक्सपेंड करना चाहते हैं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को, तो वहां पर स्टार्टअप्स को एनकरेज करने का यह काम करता है। इसके अलावा इंडिया की बात करें, देखो सोलर एनर्जी में हम 136 गीगावाट तक की इंस्टॉलेशन तो अचीव कर चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया का अपना खुद का एक टारगेट है कि हम कैसे भी करके 2030 तक 500 गीगावाट तक की एनर्जी जो है वो हम मोर और लेस रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करें। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का रहने वाला है। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है और प्रोजेक्ट्स भी बहुत हद तक हम खींच रहे हैं। फिर बात आती है कि इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट स्कीम, देखो पीएम सौर्य घर योजना, सौर्य घर योजना, इसमें रूफटॉप सोलर प्रोडक्शन के ऊपर हम काम ही कर रहे हैं। पीएम कुसुम स्कीम, इसमें क्या हो रहा है, पंप जो है सोलर एनर्जी बेस्ड हमारे इरिगेशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल की एनर्जी का हमारा टारगेट है, ये अचीव जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो फिर आप समझ ही सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी। हो क्या रहा है कि चंबल में सैंड माइनिंग के चलते जो घड़ियाल्स हैं उनके हैबिटाट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इससे संबंधित न्यूज बहुत सारी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई। तो ऐसे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच जो कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की लीडरशिप में चल रही थी, उन्होंने उन रिपोर्ट्स का सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब स्वतः संज्ञान लिया कि ये जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि इससे इकोलॉजी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, घड़ियाल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो घड़ियाल की बात समझ लें, साइंटिफिकली इनको बोला जाता है गैवियालिस गेंजेटिकस, नंबर 1। नंबर 2, ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म को फॉलो करते हैं या शो करते हैं, मतलब मेल और फीमेल को आप देख करके बता सकते हो, एक तरीके से उनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है। जनरली अगर देखें तो इनकी स्नाउट, इनकी ये जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है, स्लैंडर मतलब पतली, एकदम पतली और लंबी होती है, और दांत जो हैं वो इस तरीके से होते हैं ऊपर नीचे वाले की इंटरलॉकिंग होती है जब ये जबड़ा बंद करते हैं। जबकि मेल को अगर आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हमने देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, तो मेल के क्या होता है कि ये जो स्नाउट का टिप है ना, यहां पर यूं लगता है कि उल्टा कोई घड़ा रखा हुआ हो, है ना, इसीलिए इनका नाम घड़ियाल हो गया एलिगेटर्स का। ठीक है, ये प्राइमरीली फिश पे डिपेंड करते हैं, फ्रेश वाटर में रहना इनको पसंद है। इसके चलते क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। साथ ही साथ अगर सेक्रेड इनकी पवित्रता की बात करें तो मां गंगा जो है उनके कहते हैं ना, उनका जो साधन है ना, उनका व्हीकल है, उसके तौर पे भी देखा जाता है घड़ियाल को। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, इन रिवर्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा हिस्टोरिकली, जो कि पंजाब, कंट्री वाइज इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मतलब साउथ इंडिया में इनकी प्रेवलेंस थी। लेकिन अभी के टाइम पे देखें तो चंबल नदी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी मिलेगी। चंबल की बात कर लो, इसके अलावा गिरवा रिवर, ये दोनों की दोनों गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा राप्ती और नारायणी रिवर सिस्टम है नेपाल, वहां पर भी इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब एक्सक्लूसिवली यूं बोल दिया जाए कि केवल इंडिया में इनकी पॉपुलेशन हो तो आप मना कर देना। फिर बात आती है इनकी ब्रीडिंग की, तो नवंबर से जनवरी के बीच में इनकी ब्रीडिंग सीजन आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डेड बॉडीज जो होती है एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स, उनको भी ये कंज्यूम कर लेते हैं, तो वहां पर एक हेल्दी इकोलॉजी को मेंटेन करना पॉसिबल हो पाता है। इनके लिए खतरा क्या है, एक तो क्या इनकी स्किन के लिए इनकी ओवर हंटिंग होती है, ट्रॉफीज के लिए कंपटीशन करके कौन घड़ियाल मार के लेके आता है, घड़ियालों के अंडे जो होते हैं उनको लोग जो है स्मगल करते हैं, इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं इनके बाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, इनकी बॉडी के पार्ट्स का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी हंटिंग हो जाती है। मॉडर्न थ्रेट्स आज के समय में हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये नदी में रहना पसंद करते हैं, नदी में जो मिट्टी वाला ये जो होता है ना आपकी बजरी वाला एरिया, वहां पर अच्छे से सर्वाइव करते हैं, वहीं पर नेस्टिंग सारा काम होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो सैंड माइनिंग है वो सीधा का सीधा इनको थ्रेट, पोल्यूशन, नदियों में पानी का खराब होना, और फिशिंग एक्टिविटीज जिस तरीके से लगातार इनके प्रे को खत्म किया जा रहा है, साथ में कई बार ये फिशिंग नेट में खुद भी फंस जाते हैं, तो ये चैलेंज है इनके लिए। इंडिया अगर घड़ियाल की कंजर्वेशन की बात करें तो देखो हमारे यहां पर नेशनल चंबल सेंचुरी है, जहां पर 2456 मतलब 2456 घड़ियाल आपको 2024 में दिख जाएंगे, कि शो करते हैं कि घड़ियाल के कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट किए गए वो वाकई में आउटकम दे रहे हैं। एक टाइम था जब 1950s और 1960s के टाइम पे घड़ियालों की पॉपुलेशन 80% तक घट गई थी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी की गई, फिर 1997 में थोड़ी लापरवाही होने लगी, तो 2006 तक टोटल पॉपुलेशन में 58% तक की रिडक्शन आ गई थी एडल्ट्स में। तो फिर उसके बाद में और एफर्ट किए गए, अब थोड़ी पॉपुलेशन और रिवाइवल देख पाई है। घड़ियाल जो हैं वो म्यांमार और भूटान में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, नेपाल में आपको इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी दिख जाएगी। ठीक है, फिर आ जाती है कंजर्वेशन एफर्ट। देखो कैप्टिव ब्रीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है,
पंजाब में इनको री इंट्रोड्यूस किया गया, सतलुज और ब्यास रिवर में, याद रख लेना कौन से रिवर्स में री इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंचुरीज देखें इनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल चंबल सेंचुरी तो है ही, इसके अलावा कटनिया घाट आपकी आ जाती है यूपी में, सोन रिवर आपकी एमपी में, और सतकोश या आपका गोर्ज आ गया कहां पे, ओडिशा में। थ्रेट मैनेजमेंट, वही बात, इनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फिर टैकल करने का काम, और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, सीधी बात है, लोकल्स के पास में जो नॉलेज होता है ट्रेडिशनल, उसका जितना हम अच्छे से यूज करेंगे उतना ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन होगी, उतना ही ज्यादा और हम सर्वाइवल को इंश्योर कर पाएंगे। फिर हम नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करते हैं। देखो शुरुआत हुई थी 1978 में, तब केवल मध्य प्रदेश वाले एरिया को ही प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे कंसिडर हुआ था, लेकिन आपको पता होगा एमपी, राजस्थान, यूपी ऐसे फ्लो करती है ये नदी, तो फिर उसके बाद में यूपी और राजस्थान को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब देखें तो नेशनल चंबल सेंचुरी तीनों स्टेट्स में फैली हुई है, लगभग 435 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, याद रख लेना। चंबल जो है हमारे देश की जो कुछ गिनी चुनी साफ सुथरी नदियां उनमें से एक कंसिडर होती है, और यहां पर आपको बर्ड बायोडायवर्सिटी भी दिखेगी, 290 के लगभग आपको बर्ड स्पीसीज दिख जाएंगी, और घड़ियालों के लिए बहुत ही बढ़िया फेवरेबल कंडीशन यहां पर दिख जाती हैं। फिर देखो घड़ियाल हो गए, मगर क्रोकोडाइल का नाम आपने सुना होगा, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तीन हमारे यहां पर होते हैं, जिनमें ये जो घड़ियाल और मगर क्रोकोडाइल है ये तो दोनों के दोनों फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं, और सॉल्ट वाटर में तो सॉल्ट वाटर है ही, या एस्चुरीज या कोस्टल इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं जहां पर पानी खारा हो। घड़ियाल जो है इसका हमने साइंटिफिक नेम ऑलरेडी देख लिया, गेवियालिस गेंजेटिकस। वहीं पर मगर क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पेलुस्ट्रेस, और वहीं पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का नाम क्या हो जाता है, क्रोकोडाइलस पोरोसस। इसमें घड़ियाल को हमें अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN में। वहीं पर देखा जाए तो मगर क्रोकोडाइल आपका हो जाएगा वल्नरेबल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न। तीनों को शेड्यूल फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लें। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल को चेयर कौन करता है, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, अगर हाँ तो यस ये बिल्कुल सही है। फिर आ जाओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में लॉन्च हुआ, इंडिया और इटली के साथ में, नहीं जी ये फ्रांस के साथ में हुआ था, ये फॉल्स है। IUCN में घड़ियाल का कैटेगरी अभी हमने देख ला, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब आप बात कर लो PY, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है, एक तो डिलिमिटेशन से रिलेटेड है, एक एटमॉस्फेरिक हीटिंग से रिलेटेड है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है आपको रिपीट होता हुआ दिखे ये क्वेश्चंस, जवाब देना इनका। फिर हमारा जो कल के जो क्वेश्चंस थे, 14 मार्च के जो क्वेश्चंस थे, उनकी बात कि प्लास्टिक आपको इन तीनों में से किस में मिलती है, तो इन तीनों के तीनों में मिल जाती है। राजा राम मोहन रॉय जी के लिए ये देखो, ईस्ट का जो फिलोसॉफिकल सेगमेंट है, जैसे वेदांत, इनको प्रमोट करने का काम किया, और साइंटिफिकली जो चीजें हम वेस्टर्न कम्युनिटी से सीख सकते हैं वो भी अप्लाई करने की बात की, मैन एंड वुमेन के बीच में जो भेदभाव उसको खत्म करने की बात की, सती प्रथा को रोकने की बात की, ये बात का मतलब काम किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर भी सी। तो दोनों आंसर आपके सी हो जाता है जी, और आप चेक कर सकते हैं यहां पर 4th का भी सी है और 21st का भी सी, देख लेना डिटेल, PDF आपको मिली जाएगी। मैंने बताया, कमेंट्स भी आ रहे थे सर PDF, अरे भाई आपको जो लिंक दिया हुआ वहां पर वो एक पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा, और वो ज्वाइन करोगे तो वहां पर PDF आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।